Hello everyone, welcome to Lucknow IS Academy and my name is Nitish Dubey. In this video we will discuss about the fundamental right. This is the second lecture of fundamental right. हमने ऑलरेडी लेक्चर कवर कर चुके हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर और अभी कम से कम 2 या 3 वीडियोस आने वाले हैं फंडामेंटल राइट के ऊपर। क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए हम इसको 4 या 5 वीडियोस में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें 6 फंडामेंटल राइट दिए हुए हैं जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब राइट टू इक्वालिटी को हम पहले लेक्चर में कवर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम के बारे में पूरी डिटेल से और आने वाले वीडियोस में हम एक एक करके इन चारों राइट पे बात करेंगे। अब जो राइट टू फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 से 22 के बीच में बात करता है। अब आर्टिकल 19 जैसे बात करता है कि आपको 6 राइट जो दिए गए हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, फ्रीडम ऑफ असेंबली का, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस का और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन का। तो ये जो 6 राइट वो आर्टिकल 19 के अंदर अंदर आते हैं। आर्टिकल 20 बात करता है कि अगर आप किसी भी अपराध में दोषी पाए जाते हैं तो उसके प्रोटेक्शन में, उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास क्या प्रोटेक्शन है, ये आर्टिकल 20 में बात की गई है। आर्टिकल 21 जो बात करता है वो लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के ऊपर बात करता है और आर्टिकल 21A प्राइमरी एजुकेशन पे। आर्टिकल 22 जो बात करता है वो अरेस्ट और डिटेंशन जो केसेस हैं उनमें कैसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा इस पे बात करता है। तो एक एक करके हम डिटेल में सारे राइट्स को देखते हैं। अब जो आर्टिकल 19 बात करता है गारंटी टू ऑल सिटीजन द सिक्स राइट। अब जो ऑल सिटीजन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल सिटीजन का मतलब कि ये सिर्फ सिटीजन के लिए है ना कि फॉरनर्स के लिए। तो जो 6 राइट जो आर्टिकल 19 के अंतर्गत दिए गए हैं ये सिर्फ सिटीजन के लिए हैं। अब इसमें जो राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली का है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन का है, राइट टू मूवमेंट का है, राइट टू रेजिडेंस का है एंड राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन का है। अब ये जो 6 राइट हैं, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना था तो उसमें ये 6 राइट नहीं थे, 7 राइट थे। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी को 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत इसको डिलीट कर दिया गया। तो अब इसमें 6 ही राइट बचे हैं। तो एक एक करके इन 6 राइट को हम देखेंगे पूरे डिटेल में। और जो 6 राइट दिए गए हैं इसमें वो सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं, ना कि किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट। मतलब आप स्टेट ही है जो स्टेट के अगेंस्ट ही इसमें प्रोटेक्शन मिल रहा है। जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो कि पहला पार्ट था उसमें आर्टिकल 19 में हम उसमें बात करते हैं। तो जो फ्रीडम है इसमें कि आप कुछ भी बोलने की, कुछ भी कहने की, अपने व्यू को रखने की, अपने ओपिनियन को, बिलीफ को आप राइटिंग के थ्रू, प्रिंटिंग के थ्रू, पिक्चर के थ्रू, किसी भी तरीके से आप अपने व्यू रख सकते हैं। उसके लिए आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए। लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, जिससे कि सोवर्निटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट आप कुछ भी नहीं बोल सकते आप इंडिया की। उसके लिए आप सिक्योरिटी, अगर सिक्योरिटी जहाँ बात आएगी वहाँ पे भी आप कुछ नहीं बोलेंगे स्टेट के बारे में। अगर किसी भी कंट्री के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशन है उसके अगेंस्ट भी आप किसी भी मंच पे जाके किसी भी कोई भी गलत तरीके से आप नहीं बोल सकते जिससे हमारा उस कंट्री से जो रिलेशन है वो ख़राब हो। अब कोर्ट ने केसेस बाय केसेस कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन के अंतर्गत कुछ राइट लाए हैं जिनको अगर आप हर केसेस में, मतलब ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये सारे जो राइट्स हैं वो डेवलप हुए हैं। जैसे आप राइट टू प्रोपगेट वंस व्यू एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स। मतलब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको अपना व्यू ही है तो उसको आपको कहना या बोलना है या एक्सप्रेस करना है। अगर आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे का भी व्यू नहीं कह, कोई गरीब आदमी जो नहीं बोल पा रहा है, जिसके पास ये सुविधाएं नहीं है कह पा रहा है, तो आप उसके लिए भी बोल सकते हैं। जैसे कि पीआईएल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट ने लाया पीआईएल का, फ्रीडम ऑफ प्रेस, कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। अगर आपका फ़ोन टेप हो रहा है इसके अगेंस्ट आपको राइट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। राइट टू टेलीकास्ट, राइट अगेंस्ट बंद और राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, फ्रीडम ऑफ साइलेंस और फ्रीडम राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ फ्री सेंसरशिप और न्यूज़पेपर, राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन। तो ये जो कुछ राइट्स हैं ये केसेस बाय केसेस ये पता चले हैं कि क्या क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंतर्गत हमारे पास राइट्स हैं।
अब फ्रीडम ऑफ असेंबली की हम बात करते हैं। फ्रीडम ऑफ असेंबली जो दूसरा पार्ट था इस आर्टिकल 19 के तहत, मतलब कि आप कोई भी पब्लिक मीटिंग या धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली और विदाउट आर्म करना है आपको। मतलब आप करिए पब्लिक मीटिंग, लेकिन आप ये नहीं है कि आप हथियार लेके कर रहे हैं। अब ये जो राइट है, ये पहली बात कि पब्लिक लैंड पे आप किसी के पर्सनल लैंड पे जाके नहीं कर सकते, तो पब्लिक लैंड पे आप कर सकते हैं। अनार्म्ड होनी चाहिए, पीसफुली होना चाहिए। अब ये राइट जो देता है कि आप मीटिंग डेमोन्स्ट्रेशन तो कर सकते हैं, लेकिन राइट टू स्ट्राइक नहीं देता है कि आप स्ट्राइक कर दें सरकार के खिलाफ या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ। स्ट्राइक करने का ये राइट नहीं दे रहा है आपको। अब इसमें दो दो ग्राउंड हैं जिसके तहत स्टेट आप पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। पहला कि स्टेट की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी जहाँ भी खतरे में आएगी, तो आपको असेंबली की जो आपका जो अधिकार है वो छीन लिया जाएगा। दूसरा पब्लिक ऑर्डर में, पब्लिक ऑर्डर जैसे कि अगर आप कहीं ऐसी जगह धरना कर रहे हैं जहाँ से ट्रैफिक दिक्कत आ रही है, ट्रैफिक चलने में दिक्कत आ रही है, इसके लिए भी आपके जो राइट्स है उसको भी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। अब सीआरपीसी के तहत, सीआरपीसी में जो सेक्शन 144 है उसके तहत मजिस्ट्रेट को ये पावर दी गई है कि कहीं भी अगर 144 लगी हुई है, धारा 144, तो उसके तहत कहीं भी 5 लोग से ज़्यादा कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, असेंबली कर रहे हैं, तो वो मजिस्ट्रेट उनको रोक सकता है। तो ये पावर मजिस्ट्रेट के पास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो आप इसको ध्यान देंगे। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कमर्शियल हो, रिलीजियस हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो। किसी भी तरह का एसोसिएशन आप बना सकते हैं। इसके लिए आप जैसे पॉलिटिकल में पॉलिटिकल पार्टीज आप बना सकते हैं, कंपनीज बना सकते हैं, क्लब, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस, कुछ भी किसी भी तरह का ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। लेकिन अब आप बना सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको उसको सरकार ये आपको बताएगी कि ये जो आपका जो एसोसिएशन है वो सरकार माने ना माने या इसको रिकॉग्नाइज करे ना करे, ये सरकार के ऊपर है। तो ये पूरी तरह से बनाना आपके पास फंडामेंटल राइट दिया गया है। अब राइट टू स्ट्राइक जैसा कि हमने अभी बात की थी, उसको वो राइट टू स्ट्राइक करने का आपके पास कोई अधिकार नहीं है, और इसको सरकार इंडस्ट्रियल लॉ के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकती है। अब इस पे भी रिस्ट्रिक्शन जो लगाए जा सकते हैं वो सोवर्निटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के ग्राउंड पे लगाए जा सकते हैं, कि इन ग्राउंड पे सरकार चाहे तो रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट का मतलब कि आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या एक प्लेस से दूसरे प्लेस के अंदर आप जाने के लिए पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं। इससे क्या होता है कि आपके अंदर नेशनल फीलिंग की भावना डेवलप होती है कि आप चाहे कन्याकुमारी से, चाहे जम्मू कश्मीर जाए, चाहे गुजरात से मेघालय जाएँ, आप पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं जाने के लिए। अब इस पे जो 2 ग्राउंड हैं जिस पे रिस्ट्रिक्शन लगते हैं, पहला कि जनरल पब्लिक के ग्राउंड पे, इसमें जनरल पब्लिक हेल्थ और मोरल के ग्राउंड पे लगाया जा सकता है कि मोरल और पब्लिक हेल्थ को ग्राउंड बनाया जा सकता है। दूसरा ये कि शेड्यूल्ड ट्राइब के इंटरेस्ट में, मतलब कि जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, वो चूँकि बहुत ही अलग-थलग पाए जाते हैं सोसाइटी से, तो उनके कल्चर, उनका लैंग्वेज या उनके कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है। अब जो मूवमेंट की बात की जाती है, जब मूवमेंट दो तरह के हो सकते हैं, इसमें एक इंटरनल है, एक एक्सटर्नल है। इंटरनल का मतलब आप हमारी कंट्री के अंदर ही एक स्टेट से दूसरे स्टेट, या एक इंटरनली इंट्रा स्टेट, आप स्टेट में ही एक जगह से दूसरी जगह आप जा सकते हैं। और एक्सटर्नल का मतलब कि आप हमारी कंट्री से किसी और कंट्री में, आप इंडिया से यूएस जा रहे हैं तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट के अंदर आ जाएगा। तो जो इंटरनल मूवमेंट की बात करता है वो आर्टिकल 19 बात करता है। आर्टिकल 19 में एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में कोई बात नहीं की गई। इसके तहत आपको आर्टिकल 21 में राइट दिया गया है, जो राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी है। इसमें एक्सटर्नल मूवमेंट के बारे में बात की गई है। अब फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस जो उसका अगला पार्ट था, इसमें दो पार्ट हैं कि आप किसी भी कंट्री के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं या सेटल हो सकते हैं। ये पूरी तरीके से आप फ्रीडम है आपको इसके लिए। ये भी नेशनलिज्म को या एक भाईचारे को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। इस पे रिस्ट्रिक्शन ये है कि ये भी जनरल पब्लिक में यानी हेल्थ और मोरल ग्राउंड पे इसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कल्चर, लैंग्वेज, उनके कस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब राइट टू रेजिडेंस और राइट टू मूवमेंट जो हमने देखा है, दोनों राइट ये आपको एक दूसरे से काफ़ी मैच दिखाई देंगे, ओवरलैपिंग करते हुए दिखाई देंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं ये राइट्स। अब राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, अब ऑल सिटीजन आर गिवन टू राइट एनी प्रोफेशन और कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस।
मतलब कि आप किसी भी तरह का बिजनेस, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं करने के लिए, लेकिन वो इमोरल या डेंजरस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मोरली आप जाके आप हथियार की, गोला बारूद का या किसी भी आप स्मगलिंग कर रहे हैं, तो ये करना जो कि इमोरली और डेंजरस है, ये करना बिल्कुल ही गलत है। इसको इस पे कोई राइट नहीं दिया गया है। स्टेट इस पे जो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, ओनली इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। मतलब जनरल पब्लिक के सिर्फ एक ही ग्राउंड इसमें दिया गया है कि जनरल पब्लिक के ग्राउंड पे आपको, जो कि किसी के लिए आप दिक्कत ना पैदा करें, इस ग्राउंड पे आपको रिस्ट्रिक्शन लगाता है। अब अगर इस आर्टिकल के तहत ये भी चीज बात की गई है कि स्टेट चाहे तो किसी भी ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में वो मोनोपोली कर सकता है, और इसको उसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। स्टेट मतलब मोनोपोली किसी भी बिजनेस में कर सकता है। अब जो आर्टिकल 20 बात करता है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब कि आप किसी भी ऑफेंस में अगर दोषी पाए जाते हैं, किसी भी अपराध में दोषी पाए जा रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास क्या प्रोटेक्शन है। अब ये आर्टिकल बात करता है, ग्रांट प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एंड एक्सेसिव पनिशमेंट to an accused person whether a citizen or foreigner or legal person like a company or corporation। तो सबसे पहले तो ये सिटीजन और फॉरनर सबके लिए दिया गया है ये। दूसरी चीज कि ये सरकार के आर्बिट्री और एक्सेसिव पनिशमेंट से बचने के लिए है। अब इसमें तीन तरह के प्रोविजन के बारे में बात की गई है, एक्सफैक्टो लॉ, डबल जेओपार्डी और सेल्फ इंक्रिमिनेशन। तो पहली बात की नो एक्सफैक्टो लॉ, मतलब एक्सफैक्टो लॉ का मतलब ये है कि आपको किसी भी ऑफेंस के अगेंस्ट अगर कन्विक्ट किया जा रहा है, तो वो उस समय के बने कानून के हिसाब से कन्विक्ट किया जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए 2015 में आपने कोई क्राइम किया हुआ है और केस चलते चलते 2023 आ गया, लेकिन 2023 में सजा दी गई, तो वो दो मान लीजिए, और बीच में सरकार ने 2019 में इस पर कोई नया कानून बना दिया, तो जो सजा दी जाएगी वो 2019 के कानून के हिसाब से नहीं दी जाएगी, ये उस समय के हिसाब से दी जाएगी जो उस समय जब आपने क्राइम किया होगा, उस समय क्या सजा थी उसके लिए उस पे दिया जाएगा, यानी 2015 के तहत। दूसरा चीज ये कि अब इसमें ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग में ही लागू होगा, ना कि सिविल प्रोसीडिंग में। मतलब कहने का ये है कि अगर सरकार चाहे तो टैक्स लॉ को अमेंड कर सकती है, और आपको बैक डेट में जाकर उस हिसाब से टैक्स पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि अगर 2050 में 2015 में अगर सरकार ने कोई लॉ बनाया, दो अगर जाके सरकार 2015 के लॉ को चेंज कर दे, तो आपको पिछले जो टैक्स, पिछले उस लॉ के हिसाब से जाके 10 साल के या 15 साल के जो भी टैक्स होंगे, उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा। यानी टैक्स आपको पिछले लॉ के हिसाब से भी देना पड़ सकता है, लेकिन आपको क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपको पुराने लॉ के ही हिसाब से ही होगा, वो नई लॉ नहीं बनाए जा सकते उसके ऊपर। नो डबल जेपार्डी, मतलब कि एक ही जुर्म के लिए आपको दो बार सजा नहीं दिया जाएगा, और ये प्रोटेक्शन आपको सिर्फ जुडिशियल बॉडी के सामने पेश करने पे ही मिलेगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपने कोई क्राइम किया, उसके अगेंस्ट में आप पे पुलिस केस हुआ और आपको कोर्ट ले जाया गया, वहाँ पे कुछ सजा दी गई, उसको काटने के बाद जब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में फिर से गए हैं, लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन चाहे तो कुछ भी सजा दे सकती है, या तो आपको नौकरी से निकाल भी सकती है। कहने का मतलब ये है कि ये आप नहीं कह सकते उस केस में कि आप तो जुडिशरी से आपने सजा दी है और आप लेके आए हुए हैं, तो आप मुझे सजा नहीं दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये सिर्फ जुडिशरी के कॉन्टेक्स्ट में है कि वो आपको दोबारा पनिश नहीं करेगी। अगर एडमिनिस्ट्रेशन चाहे तो आपको वो पनिश कर सकता है जिस एडमिनिस्ट्रेशन में आप काम कर रहे थे। तो सिर्फ जुडिशियल केसेस में ये लागू होता है। सेल्फ इंक्रिमिनेशन का मतलब है कि कोई भी अगर अपने खिलाफ गवाही देता है, तो उस आधार पर उसे पनिश नहीं किया जाएगा। मतलब पुलिस को उसके खिलाफ, आपके खिलाफ उस क्राइम को प्रूफ करना जरूरी है। जब आप प्रूफ करेंगे तभी आपके लिए आपको सजा दी जाएगी। ये हमने बात कर ली है इसके बारे में। अब आर्टिकल 21 जो बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। ये बात क्या है, डिक्लेयर दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अब ये जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें एक इसका जब ये पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये पहले सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि आप सिर्फ सिटीजन को कहेंगे कि नहीं, आपकी पर्सनल और लाइफ की हम लाइफ और लिबर्टी की गारंटी देते हैं लेकिन फॉरेनर को देंगे। तो लाइफ और लिबर्टी की गारंटी दोनों का है। अब प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ का जो पहला गोपालन केस आता है,
इन्होंने एक बहुत ही नैरो इंटरप्रिटेशन लिया। इन्होंने कहा कि देखिए, प्रोसीजर स्टैब्लिश, ये आर्टिकल ये कहना चाहता है, जो गोपालन केस कहता है उसके हिसाब से उसने ये कहा कि आपको एग्जीक्यूटिव के एक्शन से तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव कोई आर्बिट्रेरी एक्शन ले रहा है तो उसके अगेंस्ट तो आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, लेकिन अगर लेजिस्लेचर लॉ बना दे, मतलब लॉ अगर बना दिया जाएगा तो उस पर कुछ नहीं कर सकता। मतलब अगर आर्बिट्रेरी कोई लॉ बना दिया जाएगा तो आपको फिर वो सज़ा भोगनी ही पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि ये इसमें लिखा गया कि प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। अब एक गोपालन केस में ये कह दिया गया। फिर आता है मेनका गांधी केस। मेनका गांधी केस 1978 में आता है और उसने जो पुराना गोपालन केस है उसको ओवर रूल किया, और उसमें ये कहता है कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट है, बल्कि ये अगर लॉ को भी पूरी तरीके से जांचा परखा जाएगा कि वो रीजनेबल है, फेयर है, जस्ट है। अगर वो सही होगा तभी वो लॉ भी उस पर बात की जाएगी, नहीं तो वो सज़ा नहीं दी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि मेनका गांधी केस में ना सिर्फ आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन, बल्कि आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन के से भी प्रोटेक्शन के बारे में बात की गई है। और इसके तहत जो अमेरिकन में जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था, एक हमने बात पिछले टॉपिक में बात भी की हुई है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब कि अमेरिका में एक ये लॉ, इसके तहत ये देखा जाता है कि कोई भी लॉ है वो रीजनेबल है कि नहीं, वो लॉजिकल है कि नहीं, उस ग्राउंड पे रख के उसको देखा जाता है। तो जब इसको ब्रॉड देखा गया, इसको लॉजिकल रीजनेबल इसको ग्राउंड देखा जाए, तो ये जो आर्टिकल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत कहा कि ये सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको लाइफ और लिबर्टी की, सिर्फ लाइफ आपकी ज़िंदगी रहेगी इसकी सिर्फ गारंटी दी जा रही है, बल्कि आपको एक ह्यूमन डिग्निटी के साथ रहने की ज़िंदगी, मतलब जिम्मेदारी है कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपको एक बढ़िया लाइफ दे, ना कि एक एनिमल एग्जिस्टेंस या सर्वाइवल के तौर पे आपको एक ज़िंदगी मिल गई है आप उसे काट रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने केसेस बाय केसेस ये बताए गए हैं कि आर्टिकल 21 के तहत क्या क्या राइट आते हैं। जैसे राइट टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, पॉल्यूशन फ्री वाटर, एयर, राइट टू लाइवलीहुड, राइट टू प्राइवेसी। अब ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में यूपीएससी के ये पूछा गया कि राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 के अंदर बताया है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात है। राइट टू शेल्टर, राइट टू हेल्थ, राइट टू स्लीप, राइट टू फ्रीडम फ्रॉम, आप एक एक बार करके देख लेंगे इनको। राइट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट टू अपॉर्चुनिटी। तो ये सब क्योंकि आपको एक एक अच्छी लाइफ देने का आर्टिकल 21 बात करता है। अब आर्टिकल 21 ए जो बात करता है वो राइट टू एजुकेशन के बारे में बात करता है। राइट टू एजुकेशन का मतलब कि डिक्लेयर करता है कि स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। मतलब कि इसमें कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई 6 से और 14 साल के बीच के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में बात कर रहा है, ना कि हायर एजुकेशन के बारे में। तो जो कंपल्सरी एजुकेशन है वो फ्री दी जाएगी। अब इसके लिए जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया, जिसमें मतलब सबके लिए शिक्षा की बात की गई कि सभी को फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन के बारे में बात की गई। इसी के तहत एक फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 21 में जोड़ा गया कि इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड अवॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर्स। मतलब ये ड्यूटी देने में ये बात की गई कि सिर्फ ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन दे, बल्कि ये गार्जियन की भी जिम्मेदारी बनती है उतनी ही कि वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजे और फ्री एजुकेशन जो सरकार दे रही है उसका फ़ायदा उठाया जाए। तो ये आर्टिकल 21 से बात करता है। उसमें पार्लियामेंट ने राइट टू एजुकेशन एंड फ्री कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 आरटीई एक्ट लाया गया, जिसके तहत बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती है। अब आर्टिकल 22 बात करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में। अब इसमें डिटेंशन जो होते हैं दो तरह की बात की गई है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब प्यूनिटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि अगर सिंपल कि अगर आपने कोई क्राइम किया, क्राइम में आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, आप जुडिशरी के पास जाएंगे, जो जुडिशरी सजा देगी उसके तहत आपको, मतलब जो लॉ होगा उसके तहत आपको सजा दी जाएगी। ये सिंपल प्यूनिटिव डिटेंशन हो गया। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि अभी आपने क्राइम नहीं किया है, लेकिन पुलिस आपको पहले ही पकड़ के लेके चली गई कि आप हो सकता है कि भविष्य में करें,
तो इस तरह से उस क्राइम को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए ये आपको पहले ही कन्विक्ट किया जा सकता है। अब आर्टिकल 22 में जो दो दो पार्ट आते हैं, जैसे कि हमने बात की कि एक तो ऑर्डिनरी लॉ के तहत कि मतलब आपने कोई जुर्म किया और उसके तहत, और दूसरा प्रिवेंटिव डिटेंशन जो कि आपको जुर्म करने से पहले ही आपको रखा जा सकता है। अब जो पहले केस में, जो सिंपल केस है, उसमें जो जो राइट दिए गए हैं कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप किस ग्राउंड पर अरेस्ट किए गए हैं, आपको डिफेंड करने के लिए आपको एक लॉयर दिया जाएगा, आपको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे के अंदर पेश किया जाएगा, जो कि अगर जर्नी टाइम इंक्लूड कर दिया जाए तो इसमें 24 घंटे के सामने आपको मजिस्ट्रेट के सामने सिंपली पेश किया जाएगा। और अगर मजिस्ट्रेट ने आपको छोड़ने की आज़ादी दे दी है तब तो आप जा सकते हैं, अगर नहीं तो फिर आपको रिलीज, मतलब या तो रिलीज कर दिया जाएगा, अगर मजिस्ट्रेट ने कह दिया नहीं तो आपको फिर रखा जाएगा। अब आर्टिकल जो पहला पहला पार्ट, मतलब इसमें जो पहले पार्ट में भी बात की गई है, वो ये सिविल अरेस्ट, फेलियर पे इनकम टैक्स, इनमें ये बात नहीं करता है। ये सिर्फ क्रिमिनल केसेस में बात करता है, ये सिविल अरेस्ट के बारे में बात नहीं करता है। आप इनकम टैक्स में फेल होंगे तो इसमें इसमें कोई बात नहीं की गई है। दूसरा ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस है, इसमें ये प्रिवेंटिव डिटेंशन दोनों सिटीजन और फॉरेनर दोनों के लिए अवेलेबल है। इसमें अगर किसी को डिटेन किया जा रहा है तो उसको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जाएगा। मतलब आपको 3 महीने ज़्यादा नहीं रख सकते, कि ये नहीं कह सकते कि ठीक है आप 20 साल बात करेंगे तो हमने 20 साल के लिए आपको आपको हमने जेल के अंदर रख लिया। नहीं, आपको 3 महीने से ज़्यादा नहीं रखा जा सकता है। और अगर 3 महीने से ज़्यादा आपको रखा जाना होगा तो एडवाइजरी बोर्ड गठित की जाएगी, जिसके जो चेयरमैन होंगे वो हाई कोर्ट के कोई जज होंगे। उसके बाद जो जिसको डिटेन किया जा रहा है उसको ये जानकारी दी जाएगी कि आपको किस जुर्म में या किस किस बिनाह पे आपको रखा जा रहा है। हालांकि मतलब अगर कोई चीज़ अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है तो उसको ज़रूरी नहीं है कि बताया जाए, मतलब डिस्क्लोज किया जाए, ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, लेकिन ये करना चाहिए। तीसरा ये कि आपको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लॉयर दिया जाएगा कि आप खुद को रिप्रेजेंट करें। अब 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अमेंडमेंट एक्ट 1970, इसमें जो 3 महीने का जो टाइम था उसको कम करके 2 महीने कर दिया गया। लेकिन अभी भी ये फोर्स में नहीं आया है, मतलब अभी भी 3 महीने ही काम कर रहा है, लेकिन 2 महीने कर दिया गया है 44वें अमेंडमेंट के एक्ट के तहत। अब जो प्रिवेंटिव डिटेंशन केस के तहत, इसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों को पावर दिया गया है कि आप दोनों लॉ बना सकते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। लेकिन पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कुछ ग्राउंड पे, जैसे कि डिफेंस के, फॉरेन अफेयर्स के और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इन 3 ग्राउंड पे पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है कि यही लॉ बनाएंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में। बाकी में स्टेट और पार्लियामेंट दोनों बना सकते हैं लॉ। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाया, जैसे कि मीसा एक्ट 1971, टाडा 1985, पोटा 2020 2002, यूपा एक्ट 1967, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। अब बाकी ये मीसा, टाडा, पोटा तो ये रिपीट कर दिए गए हैं। यूपा एक्ट अभी भी चलता है, अभी लास्ट टाइम इसको 2019 में अमेंड किया गया था। नासा नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 भी अभी है। अच्छा, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में प्रिवेंटिव डिटेंशन का कोई भी पार्ट या कोई भी ऐसा कोई लॉ है ही नहीं है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ अननोन इन द यूएसए। यूएसए में तो लोग इसको जानते भी नहीं हैं कि ये कोई ऐसा लॉ है कि जहाँ जुर्म करने से पहले ही आपको पकड़ लिया जाए। तो ये एक नैरो माइंडसेट को दिखाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जैसा कि, और ये जैसे कि ब्रिटिश रूल के दौरान लिया गया था प्रिवेंटिव डिटेंशन जो ये प्रोविज़न है, जैसे कि बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन एक्ट 1818, डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1939। इन एक्ट के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन ब्रिटिश रूल में लगाया गया था, लेकिन जब हमारा आज़ाद भारत हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए, तो इनको मान लिया गया कि ठीक है प्रिवेंटिव डिटेंशन का केस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रख लिया गया। लेकिन ये किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं है। तो हमने बात की, और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे एक बार। एंड हमने बात की राइट टू फ्रीडम के बारे में। दिस इज़ ऑल फॉर द लेक्चर। थैंक यू।